Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी आपको पढ़ाया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे थे, जिसमें पोस्टुलेट्स मैंने बता दिए थे सारे। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वीबीटी, वो आपको जो मैंने अभी तक वीबीटी पढ़ाया, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो बहुत बेसिक लेवल का था, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे एक्चुअल में यही वीबीटी आपको पढ़नी है, ठीक है। ये जो हम पढ़ेंगे, ये ग्राफ आप देख रहे हो, उसके बाद ये वेरियस इंटरेक्शंस बिटवीन टू एच एटम्स, यही है मेन वीबीटी। क्योंकि अब आप बीएससी में आ गए हो, इसीलिए मैंने आपको जो पोस्टुलेट्स बताया है वो दोनों टाइप से बताया है, ठीक है। एक में मैंने बताया है वीबीटी की क्या होती है, वीबीटी किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, ओवरलैपिंग क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप बीएससी में आ गए तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा एडवांस लेवल से पढ़ते हैं, और मेन यही है आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जब आपको राइट डाउन करना होगा तो आप वो पोस्टुलेट्स भी लिख देना। प्लस आज जो मैं पढ़ा रही हूँ मेन यही है वीबीटी, ठीक है। इसमें आप डिटेल में समझोगे कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिटलर एंड लंडन इंट्रोड्यूस दिस थियोरी। हिटलर और लंडन जो थे वो 1927 में ये थियोरी इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। लेकिन उस थियोरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो दिया था हमें, वो पाउलिंग और स्लेटर ने दिया था, ठीक है। आगे चल के हम एक स्लेटर्स रूल भी पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में मेंशन भी है, उसे हमें अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम हिटलर और लंदन वाली थियोरी पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होता है वीबीटी में, ऐसा नहीं कि जो मैंने पहले बताया वो वेस्ट है, वो पूरा बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हिटलर और लंदन ने जो अपनी थियोरी दी थी वो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल के बेस्ड थी, ठीक है। उन्होंने H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बताया, किस किस टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं वो बताया, और वेव फंक्शन के बारे में बताया, ठीक है। टोटल वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लाइनस पाउलिंग और जॉन स्लेटर्स ने का जो मॉडिफाइड थियोरी था, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चेंजिंग की हिटलर एंड लंदन में, हिटलर और लंदन क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मॉडिफाइड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी जो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ाई है, ठीक है, पोस्टुलेट्स जो बताएं वो सभी क्या थे, ओवरलैपिंग से थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिटलर और लंदन ने जो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बताया था, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इसका जो फॉर्मेशन उन्होंने बताया था, ठीक है, वो किस तरीके से उन्होंने बताया, कैसे एक्सप्लेन किया, और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या इंटरैक्शंस H2 मॉलिक्यूल में होते हैं। मतलब बॉन्डिंग जब हो रही है तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, किस किस टाइप के इंटरैक्शन हो सकते हैं, ये H है हमारा, ये H है, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन में किस किस टाइप के इंटरैक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारे एक एटम में न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा न्यूक्लियस भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये तो हम पढ़ लिए ओवरलैपिंग में कि हाँ ठीक है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को। लेकिन क्या यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन भी तो होगा, और अट्रैक्शन होगा तो किसके किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 का फॉर्मेशन बताया था हमें हिटलर एंड लंदन ने, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, हिटलर एंड लंदन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था हमें, ठीक है। तो सपोज कि दो हमारे H2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो मैं क्लियर कर दूं। जैसे ये आपको पता है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग आपको मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत अच्छे से बता दी है, तो यहाँ पे मैं नहीं बताने वाली हूँ उसे। अगर आपको देखना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करो रूपा मैम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वो वीडियो मेरी आ जाएगी। उसमें मैंने ओवरलैपिंग कैसे होता है, और अगर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को डिटेल में देखना है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो कि रूपा मैम, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, तो वो भी आप का आ जाएगा। उसमें मैंने फाइंड आउट करना भी बताया किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप सर्च करोगे तो आपको वीबीटी सिग्मा पाई बॉन्ड सारे आ जाएंगे, ठीक है।
चैनल पे भी आप जा सकते हो, लेट्स स्टडी इंडिया के चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी नहीं, यहाँ पे हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। ओवरलैपिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ओवरलैपिंग में क्या होता था, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन था दोनों के इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी, शेयरिंग हो जाती थी, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में हमने क्या देखा था, ये किस में होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक शेयर करते थे और उसके बाद हमारा ओवरलैपिंग होता था, ठीक है, यही पढ़े थे हम। अब इस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में या बॉन्ड फॉर्मेशन में, केवल यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर थी। अब जब ये हमारे सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर ये पार्टिसिपेट करें, इसका मतलब कि जो इनर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, इनर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे, या हम कह सकते हैं जो हमारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या हम कह सकते हैं जो हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सभी क्या रहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। क्लियर है इतना। जो हमारे आउटर होंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक वीबीटी का एक पॉइंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो आप। ओवरलैपिंग वगैरह आप सब कुछ पढ़ लिए हो, ठीक है। अब सिर्फ हम यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, आप ऐसे समझो, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन या जो इनर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है इतना चीज़, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। इतनी चीज़ें तो हम लोग समझ गए। अब मैं आपको एक टर्म बताने वाली हूँ, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होता है। सपोज कि कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए, 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसका ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल को लेंगे, मतलब 2s और 2p को लिया जाए, s ये हो गया, p हमारा ये हो गया। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, फिल कर देंगे। p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। इतना आता है आपको, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है हमारा, एक्साइटेड स्टेट, और ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या होता है ये, तो जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में हमारा क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, ठीक है, ये एक्साइटेड होके हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारे 3 ऑर्बिटल है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ आ गया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 4, ठीक है। और अब जब अगर ओवरलैपिंग होगी तो s से भी कर सकते हैं, p से भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना। ग्राउंड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 H मॉलिक्यूल बना लेते हैं। एक H हमारा ये है, एक H हमारा ये है, ठीक है। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं। एक को मैं, इसका न्यूक्लियस A हो गया और इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं B, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को 1 और इसके इलेक्ट्रॉन को 2। क्लियर है इतना, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग HA क्योंकि A है इसका न्यूक्लियस, इसको मान लेते हैं HB क्योंकि B है इसका न्यूक्लियस। क्लियर है इतना। यहाँ लिख लेते हैं, हमारा HA का न्यूक्लियस हो गया A, HB का न्यूक्लियस हमारा हो गया B, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बात ले लेते हैं तो हमारा HA का इलेक्ट्रॉन है 1 और हमारा HB का इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस किस टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल है, किस किस टाइप का इंटरैक्शन पॉसिबल है, बॉन्डिंग नहीं, किस किस टाइप का इंटरैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारा HA है उसमें उसका न्यूक्लियस क्या है, हमारा A है, HB का न्यूक्लियस क्या है, B है। इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा HA का है उसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, 1 से, और जो हमारा HB का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इंटरैक्शन समझते हैं। तो पहले अट्रैक्शन को समझ लिया जाए। ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसको मैं प्लस कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसको प्लस कर लिया जाए और इसको भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा 1, ये इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, सेकंड वाले से। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को तो इसी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है सेकंड वाले का, ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, ये भी कर सकता है इस तरीके से, अट्रैक्शन फोर्स है। ये क्लियर हो गया, इस न्यूक्लियस का काम खत्म। अब ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस ये और किसे अट्रैक्ट कर सकता है, तो जो हमारा सेकंड वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये HA के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही, यहाँ पे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही, प्लस ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे भी हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपल्शन फोर्स की, इसको मैं इरेस्ट कर दे रही हूँ। ये क्लियर हो गया किसका क्या है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिपल्शन फोर्स की। तो रिपल्सन आप खुद से देखो, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लगाएगा। पहले ऐसा करते हैं, एक तरफ अट्रैक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर रहे अच्छे से। अट्रैक्शन हमने क्या क्या देखा, जो HA का न्यूक्लियस है, मतलब जो HA का हमारा न्यूक्लियस है ये किस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो 2 पे। 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है सेकंड वाले का, पहले ही हमने लिखा था। और किस पे लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो 1 पे। 1 किसका इलेक्ट्रॉन है, इसी का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया इतना। जो हमारा HB था, HB का जो न्यूक्लियस है वो किस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो एक तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है फर्स्ट पे, मतलब HA के इलेक्ट्रॉन पे, और अपने ही इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है सेकंड पे। बस इतना ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और तो कहीं अट्रैक्शन लगेगा नहीं। अब रिपल्सन की बात कर लिया जाए। रिपल्सन देखते हैं हम, तो हमारा ये जो न्यूक्लियस है HA का न्यूक्लियस A, इस न्यूक्लियस में और HB का न्यूक्लियस जो B है, इन दोनों न्यूक्लियस में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, HA और HB में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब और देखते हैं कहाँ रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो 1, ये जो HA का इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन में, और जो HB का इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2। क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कहाँ कहाँ रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्लियर है, ठीक है। इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए, इसका इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए आप कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता कब है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कब। तो बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब ये अट्रैक्शन फोर्स और ये रिपल्सन फोर्स इक्वल हो जाते हैं। When attraction force is equal to the repulsion force, then the bond is formed. Clear है? Then bond formation takes place. जब हमारा अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए तब ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग हो गई मतलब वहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ये अट्रैक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लगा, ये भी क्लियर हो गया। रिपल्सन कहाँ कहाँ लग रहा है, ये भी क्लियर है। जब एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा ये अट्रैक्शन और ये रिपल्शन दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वहीं पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
एक बार फिगर से देखते हैं, ये है फिगर। वेरियस इंटरैक्शंस बिटवीन टू H एटम्स, ये दो H एटम्स हैं हमारे, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है ये इसका न्यूक्लियस है, Hb का न्यूक्लियस वो है, इसका इलेक्ट्रॉन 1 इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स देख लिया जाए तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्सन देखते हैं, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन फोर्स, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन फोर्स। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब जब यही अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना, इतना पॉइंट क्लियर है, समझ में आया। जब हमारा अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन के इक्वल हो जाएगा तो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो HA था इसका न्यूक्लियस था हमारा A, इसका इलेक्ट्रॉन था हमारा 1, ठीक है। HB में हमने देखा इसका न्यूक्लियस था B और HB का इलेक्ट्रॉन था हमारा 2, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन साई, ठीक है। लेकिन वेव फंक्शन पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया वेव फंक्शन। अभी टोटल वेव फंक्शन क्या होता है सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी, पहले इंटरेक्शन समझ लेते हैं। ये इंटरेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। इसका न्यूक्लियस A था, इसका इलेक्ट्रॉन 1, उसका न्यूक्लियस B और उसका इलेक्ट्रॉन 2, वही सेम यहाँ पर है। ये न्यूक्लियस है दोनों का, इसके इलेक्ट्रॉन को, इस वाले के इलेक्ट्रॉन को 1 से रिप्रेजेंट करें, इसके इलेक्ट्रॉन को 2 से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और इतने टाइप के इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। जब यही अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब समझते हैं हम लोग अपना ग्राफ। ये ग्राफ किस चीज़ का है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इस ग्राफ से हमें एनर्जी के बारे में पता चलेगा। तो पहले मैं एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दूं। अब एनर्जी समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें ओवरलैपिंग में बताई थी। एक हमारा आएगा बॉन्ड एनर्जी, एक आएगा हमारा बॉन्ड लेंथ। क्या होती हैं ये चीज़ें, तो देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि अगर एनर्जी लोएस्ट है वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर एनर्जी हायर है तो वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या है, हमारा अनस्टेबल है। ये चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग में स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन कब आएगी, तो पढ़ लिया हमने कि एनर्जी लोएस्ट रहेगी तो स्टेबल होगा, एनर्जी हायर रहेगी तो अनस्टेबल होगा। लेकिन ये एनर्जी हम कैसे समझेंगे कि एनर्जी लोअर हुई और अभी एनर्जी हायर हुई, तो समझते हैं इसको। जब ओवरलैपिंग हमारी होती है, ठीक है, ओवरलैपिंग किस फोर्स से हो रही है, अट्रैक्शन से हो रही है। जब अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच तभी हमारा क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब अट्रैक्शन हो रहा है मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। ये आप पढ़ते आ रहे हो कि जहाँ पे जी जब मैंने पहले ही पढ़ाया था, जब मैं आपको पोस्टुलेट्स बताई थी तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो हमारा वीबीटी है ये किस टाइप का प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये चीज़ हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे ठीक है मैम ओवरलैपिंग हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब हमें इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। एनर्जी रिलीज होगी, अब एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी निकल रही है, तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी भी कैसी हो गई, लोअर हो गई। एनर्जी कैसी हो गई, लोएस्ट हो गई, लोअर हो गई, ठीक है। एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी बाहर निकल गई बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, तो मतलब इसके पास जो एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो गई। कम हो गई तो मतलब हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस चीज़ से हमें कितने पॉइंट्स क्लियर हो रही हैं कि जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है मतलब ओवरलैपिंग, वही चीज़ है। उसके बाद अट्रैक्शन का मतलब भी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब हमारा एनर्जी कैसा हो रहा है,
कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। अब एनर्जी हायर की कंडीशन समझ लेते हैं हम लोग कि ठीक है हमारा ओवरलैपिंग हो गया यहाँ पे। ओके, अभी जस्ट आपने पढ़ा है अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। अब जब मैं आपको ओवरलैपिंग बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के न्यूक्लियस में इतना ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमने ये पढ़ा था कि जो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ओके, लेकिन ओवरलैपिंग की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी, सपोज ये दो हमारे क्या है, एस ऑर्बिटल हैं, ये दो हमारे एस ऑर्बिटल हैं, अगर इतनी ओवरलैपिंग हो रही है तब तो सही है। बट अगर एक लिमिट से ज़्यादा इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई तो क्या ये दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, एक दूसरे के न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है। और जब न्यूक्लियस इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर होंगे, मतलब बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये चीज़ समझ में आता है ना आपको, क्या है ना, बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, ये क्लियर है ना। क्योंकि एनर्जी इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है क्योंकि जब उसे बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको हाई अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अब अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग में वो स्टेबल था बट अब वो अलग हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको उतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए कि वो अकेले भी स्टेबल रहे। इसीलिए जहाँ पे भी बॉन्ड डिसोसिएट होता है वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा होता क्यों है, बॉन्ड बन रहा है तभी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड बन रहा है तो दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो दोनों की एनर्जी मिक्स होती है, बॉन्ड हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कम हो गई, स्टेबल हो गए, ठीक है। जब वो डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट होने के लिए उनके अकेले, क्योंकि अब डिसोसिएट हो रहे हैं तो मतलब अब वो सिंगल एटम बनने वाले हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जब वहाँ पे डिसोसिएट हो जा रहे हैं तो अब वो मॉलिक्यूल से क्या बन रहे हैं, एटम बन रहे हैं। तो एटम बनने के बाद भी उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अकेले रह के भी स्टेबल फॉर्म में रहें। इसीलिए जब भी बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो वहाँ पे हम लोग एनर्जी देते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है ये। तो जब रिपल्सन होगा, रिपल्सन मीन्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। अब बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब एनर्जी हायर हो रही है, हायर एनर्जी। अब एनर्जी हायर हो रही है मतलब मॉलिक्यूल लेस स्टेबल। क्लियर हुआ, इतना पॉइंट समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो जब दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेस स्टेबल एनर्जी का कैसे पता करेंगे हम लोग कि एनर्जी यहाँ पर हायर है, यहाँ पर लेसर है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है हमारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आता है। अब आप देखो अगर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने बताया कि क्या होगा, वहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है। अब रिपल्सन में जब रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन मीन्स क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या होगी, हायर होगी, बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई ना। रिपल्सन मीन्स क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इतना डिस्टेंस पे है मतलब बॉन्ड लेंथ इनकी क्या है, ज़्यादा है। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये अलग अलग हैं तो एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। अब इस तरीके से हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देखो बॉन्ड लेंथ कितनी कम है इसकी। अब बॉन्ड लेंथ कम है, लिखते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लेसर, तो एनर्जी भी क्या है, लेसर है। अब एनर्जी भी लेसर है तो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट।
इतनी चीज़ें समझ में आई, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कैसे कोई स्टेबल होता है, कैसे लेस स्टेबल, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग कर्व समझते हैं, तो अब हमें कर्व समझ में आएगा, ठीक है। समझते हैं कर्व। यहाँ पर ये जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस RAB, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक्सचेंज एनर्जी हमें बता रहा है कि यहाँ पे एनर्जी लोअर होगी तो ये मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पे स्टेबल होगा, एनर्जी हायर होगी तो लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर नेगेटिव में एनर्जी रहेगी तो अट्रैक्शन, पॉजिटिव में जाएगा तो रिपल्सन। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो दो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये कौन सी बुक में है, यहाँ पे तो मैं वैसे सारे कॉन्सेप्ट बता ही रही हूँ, बट बुक्स के लिए अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी बुक प्रीफर करें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। तो ये जितने भी कंटेंट्स यहाँ पे हैं या जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये पूरा का पूरा कहाँ का है, हमारा RL मदान का। ओके, BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप यही बुक प्रीफर करो। उसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से VBT दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं देखो एडवांस्ड बुक भी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, बट आप अभी अभी 12th से आए हो, प्लस आपको अभी बस एकेडमिक लेवल पे बस एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये बुक सही है, RL मदान आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कर्व कैसे बन रहा है क्लियर है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचिंग ईच अदर। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जब अप्रोच करते हैं तो दो टाइप से पॉसिबिलिटीज़ है। ओवरलैपिंग जब हो रही है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ है हमारा ये। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेम स्पिन, और ये हमारा क्या है, अपोजिट स्पिन। ये हमारा क्या, अपोजिट स्पिन, और ये है हमारा सेम स्पिन, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझेंगे, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जब अपोजिट स्पिन में रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, जब अपोजिट स्पिन में रहेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी होगा, बट ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हमारा कब बनेगा, जब हमारा अपोजिट स्पिन में रहेंगे, तब हमारे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यही चीज़ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचिंग ईच अदर, अपोजिट स्पिन में इस तरीके से और सेम स्पिन में, पैरेलल स्पिन में जब रहेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा। क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचिंग ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अपोजिट स्पिन में एक ही में रहेंगे, पैरेलल स्पिन में इस तरीके से डिफरेंट रहेंगे, बट यहाँ पे स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है और ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्लियर है इतना पॉइंट अच्छे से डिटेल में। सेम स्पिन, अपोजिट स्पिन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वेव फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन देख लिया जाए। वेव फंक्शन के लिए पहले हमें थोड़े पॉइंट्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो आपने पढ़ा होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर की बात हुई है, एज पार्टिकल नेचर एंड एज अ वेव नेचर, ठीक है। तो वेव फंक्शन ये टर्म आया कहाँ से, तो ये टर्म वहीं से आया है। एक पॉइंट था, एक टॉपिक था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। वो वैसे सिलेबस में मेंशन है नहीं, ठीक है, बट मे भी एग्जाम में आ सकता है, या जो मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा रही थी, ठीक है। तो वो समझने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है इस पर बनाया, ठीक है। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये सब पॉइंट्स हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल वेव फंक्शन हम समझते हैं। वेव फंक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, मतलब हमने उसमें ऐसे कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस ये वेव की तरह होता है, यहाँ पे इतना ही समझिए, ठीक है। अब हमने दो वेव फंक्शन की बात हमें करनी है, ठीक है।
साई1 और साई2, ठीक है। लेकिन पहले आप एक चीज समझो कि जब हमारा ओवरलैपिंग हो गया, सपोज कि यहाँ पे हमारा ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। अब ओवरलैपिंग के बाद अगर मैं यहाँ पे मेंशन ना करूँ, H1 और H2 मेंशन ना करूँ, तो क्या आप पता कर पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन H1 का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन H2 का है? कर पाओगे आप? पता नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं पता कर सकते हम कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हमारा H1 का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन H2 का है, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर वेव फंक्शन ले रहे हैं तो दो कंडीशन से लेते हैं। जब हम यहाँ पर वेव फंक्शन ले रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो हमारा साई1 इस तरीके से हो सकता है, अरे सॉरी, एक तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, ए का डॉट साई1b, ठीक है। अभी एक मिनट, पहले मैंने आपको वेव फंक्शन में आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। वेव फंक्शन क्या होता है, कैसे है, ये चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीज़ हम समझ जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा हमने, वेव फंक्शन कैसे है, साई कैसे, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं उसका, हमने ये सारी चीज़ें लिख ली थी, एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर रहे। यहाँ पे लिख लेते हैं, HA का न्यूक्लियस हमारा A था और इसका इलेक्ट्रॉन हमारा 1 था, HB का न्यूक्लियस हमारा B था और इसका इलेक्ट्रॉन हमारा 2 था, इतना था। साई1 इसका था साई1A और साई2 मतलब सेकेंड वाले का, तो इसका था साई2A, ऐसे कह सकते हैं अगर वेव फंक्शन की बात होगी तो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेव फंक्शन, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एक हम ले लेते हैं साई1 जैसे हमें निकालना है, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे देख लेते हैं साई1A डॉट साई2B, ठीक है। और जब हम साई2 निकालेंगे तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, साई2A डॉट साई1B। ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी है, ये चीज़ अब क्लियर करती हूँ मैं, ठीक है। सेम ही हो गया क्या, हाँ क्लियर है। साई1A का मतलब क्या है कि ये जो 1 है इलेक्ट्रॉन, जैसे ऐसे समझते हैं ओवरलैपिंग से, यहाँ पे हमें पता, एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आराम से समझिए, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, नहीं पता है हमें, और ये डिटरमाइन करना भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि हम डिटरमाइन कर सके कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है जो 1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो A का हो, 2 वाला B का, एक तो पॉसिबिलिटीज ये। सेकेंड है कि मे बी इधर वाले में, A वाले में सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब B वाले का, और B वाले में 1 का आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग दो पॉसिबिलिटीज से टोटल वेव फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ये चीज़ें समझ में आई अच्छे से। आप अपनी बुक ओपन करोगे, एक बार यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बुक ओपन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया किस तरीके से साई1A साई2B साई2A साई1B लिया गया है, क्लियर है। अब हम टोटल वेव फंक्शन साई निकालते हैं, इसको इरेस्ट कर दूं मैं। अब हम लोग निकालते हैं टोटल वेव फंक्शन साई निकालते हैं, ठीक है। टोटल वेव फंक्शन साई कैसे निकालते हैं ये, तो जब हम टोटल वेव फंक्शन साई निकालेंगे तो साई1 प्लस साई2, ऐसे इसमें आता है हमारा कोफिशिएंट, एक हमारा आएगा C1 साई1 प्लस C2 साई2, ठीक है। अब ये जो हमारा C1 और C2 है ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। तो एक बार हम लोग C1 में वैल्यू रखेंगे प्लस की 1 और एक में रखेंगे प्लस माइनस 1, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा साई1 और साई2 है तो इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी, क्या निकाला था हमने, साई1 इज इक्वल टू हमारा आया था साई1A साई1B, और साई2 हमारा क्या था साई1 और साई1, ओहो क्या आया था हमारा साई2A और साई1B, ठीक है।
इस तरीके से हमने देखा था जो हमने अभी निकाला था। तो कोफिशिएंट कैसे निकालना है ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई थी। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे कोई मतलब है नहीं। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख ली है, अब हम बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। कोफिशिएंट कहाँ से आया ये चीज़ें क्लियर हैं। टोटल वेव फंक्शन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर से इसको क्लियर लिख लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, ठीक है। पहले वैल्यू लिख लेते हैं। psi1 हमारा क्या आया है, psi1 psi2, इन दोनों को हमें ऐड करके निकालना है, ठीक है। एक था हमारा psi1 डॉट psi2, ठीक है। अब ये ए बी क्या है ये चीज़ समझ आ रहा है ना कि ए के इलेक्ट्रॉन 1 और बी का इलेक्ट्रॉन 2 अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक तो कंडीशन ये है कि हम मान लें कि हाँ ए का इलेक्ट्रॉन 1 उसी के पास है, बी का इलेक्ट्रॉन जो 2 है वो उसी के पास है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि psi2 psi1, एक कंडीशन ये भी है। तो जब हम लोग टोटल वेव फंक्शन निकालेंगे, टोटल वेव फंक्शन जब हम लोग साई निकालेंगे तो इस मतलब इसका ये हुआ कि psi1 प्लस psi2 ये आया हमारा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे C1 और C2 भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स। C1 की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1 और C2 का प्लस माइनस 1, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा आएगा तो दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन इन दोनों को हम लोग दो चीज़ों के लिए निकालेंगे। एक हमारा साई सिमेट्रिक, एक हमारा साई एसिमेट्रिक। अब सिमेट्री और एसिमेट्री क्या है? सिमेट्री का मीनिंग है हमारा जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में रहेंगे, और एसिमेट्री का मतलब है यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम स्पिन में रहेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? ठीक है। अब दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला लिखते हैं हम साई सिमेट्री और सेकंड हम लिखेंगे साई एसिमेट्री। क्लियर है? पहले साई सिमेट्री के लिए लिख लिया जाए तो हमारा यहाँ पे आएगा, कोफिशिएंट्स हमने ले लिया है वैल्यू तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। साई A1 साई B2 प्लस साई A1, ठीक है। अब अगर हम लोग साई एसिमेट्री, मतलब सिमेट्री का तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस प्लस की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बस यहाँ पे माइनस, यही हमारा आ गया है टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सिमेट्री मतलब अपोजिट स्पिन, एसिमेट्री मीन्स सेम स्पिन। यही चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचिंग ईच अदर कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। सेम स्पिन के लिए भी और अपोजिट स्पिन के लिए भी। ओके, क्लियर है इतना? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक बार देख लेते हैं कि जब इतना अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉन अप्रोच, अब जब सारी चीज़ इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी हिटलर एंड लंडन ने, तो फिर इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ होगा। अब आप ये सोच रहे होगे, तो मॉडिफिकेशन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्लस आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है। तो आज हमने देखा हिटलर और लंडन ने किस तरीके से बताया। ये जो लास्ट में हम लोग टोटल वेव फंक्शन साई निकाला है, ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। ये सब थियोरेटिकल है, मेनली जो आपको समझना है वो ये समझना है कितने टाइप्स के इंटरेक्शंस हैं, ग्राफ किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं आपको, ठीक है। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ हमेशा कि कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए हमें कि एक्चुअल में है क्या। इस तरीके से पढ़ो कि आप एमएससी में चले जाओ, फिर आप जैम एग्ज़ाम दो, या फिर आप एमएससी में कहीं अच्छी जगह एंट्रेंस दोगे या आप, ठीक है। फिर बहुत बच्चे जैम देंगे, बहुत बच्चों को जूनियर रिसर्च, JRF, SRF, ये सारी चीज़ें अभी आगे करनी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट मेन आपको ये पता होना चाहिए कि हिटलर और लंडन ने जो थ्योरी दी है वो एक्चुअल में था क्या, तो क्या क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। आज हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मेनली जो उन्होंने वर्क किया था वो H2 मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल लेकर डिटेल में बताया था, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए पाउलिंग और स्लैटर ने। अब क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, क्या क्या चीज़ें हिटलर और लंडन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो पहले आप खुद से सोचो कि और ऐसा क्या है जो हिटलर और लंडन को एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से करो, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने का वेट करो, उसमें मैं बताऊंगी पाउलिंग और स्लैटर ने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है।
बुक मैंने आपको बता दी है, आर.एल. मदान आप पढ़ो, ठीक है। एडवांस बुक पढ़ना होगा तो फिर बहुत सारी बुक हैं, बट अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि आप आर.एल. मदान प्रीफर करो, ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। एक बार बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी देख लेते हैं, या फिर रहने देते हैं, इतना चीज़ें क्लियर है। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ में बस यही है कि जो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल जो वैल्यू इनकी, जो ये हिटलर और लंदन की जो वैल्यू आई थी बॉन्ड एनर्जी की, इनकी आई थी 0, इनकी जो वैल्यू आई थी वो 0.7 किलो कैलोरी पर मोल आई थी। और जब बल्कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है हमारी वो कुछ 1.906, सॉरी इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो कुछ हमारा होता है 1.008 किलो कैलोरी पर मोल, कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से पाउलिंग और स्लैटर ने मॉडिफिकेशन किया, लेकिन बस एक यही रीज़न नहीं था मॉडिफिकेशन का, और भी कई सारे रीज़न थे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हिटलर और लंदन ने क्या, कैसे फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोमोलिक्यूल को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से ग्राफ के थ्रू एनर्जी समझ सकते हैं, वो चीज़ें हमने देखी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।